नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को हमास को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में बंधक बनाए लोगों की रिहाई को लेकर अगर हमास ने संजीदगी नहीं दिखाई तो 20 जनवरी 2025 के बाद पूरे मध्य पूर्व इलाके में तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा अपने बयान में कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका मानवता के खिलाफ यह अपराध करने वालों को इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। उन्होंने इसे अमेरिका की प्रतिष्ठा और न्याय के लिए गंभीर मुद्दा बताया। बता दें कि इजरायली आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के दौरान 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। इनमें से लगभग 101 विदेशी और इजरायली नागरिक अब भी हमास के कब्जे में हैं। हमास का दावा है कि इसमें से 33 बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए लगातार हमला कर रहा है। इस युद्ध में पूरी तरह गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई है। इस हमले में अब तक 44,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा गाजा की अधिकांश जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। इसका बड़ा एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बावजूद हमास बाज नहीं आ रहा है। हमास की मांग है कि इजरायली सेना गाजा से चली जाए। वो बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग भी कर रहा है, साथ ही साथ धन की भी मांग कर रहा है। हमास की मांग पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता युद्ध जारी रहेगा। वहीं गाजा के कार्यवाहक प्रमुख खलील अल हया ने कहा कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी तब तक कैदियों की अदला बदली भी नहीं होगी। अब हमास और इजरायल के बीच संघर्ष में नेतन्याहू को ट्रंप का खुला साथ मिला तो देखना होगा कि यह जंग किस मोड़ पे पहुंचती है। इसी मुद्दे पर चर्चा जो माहौल इस समय चल रहा है गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। हालांकि जानकार इसके लिए पूरी तरीके से हमास को जिम्मेदार ठहराते हैं। गाजा पट्टी में जिस तरह से जीवन चल रहा था शांति और सुकून से, उसमें एक हमले ने पूरी तस्वीर बिगाड़ दी और हमास की करतूतों का फल उन लोगों को मिला जो मूक दर्शक बन के हमास की इस हरकत को या तो समर्थन दे रहे थे या चुप्पी साधे हुए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि इजरायल की कार्रवाई में उनको अपना घर बार खोना पड़ा। कई लोगों को तो अपनी जिंदगियां खोनी पड़ी। हालात ऐसे रहे कि 50,000 के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी भी 40,400 का आ रहा है, लेकिन दसियों लाख लोग छोड़ के अपने घरों से बाहर हो गए। इसमें लापता कितने हैं ये भी बड़ा सवाल है और हालात इनके लिए इसलिए भी चिंताजनक है कि ये विस्थापित जो हुए हैं उनको कोई भी देश अपने यहाँ शरण देने को तैयार नहीं दिखता है। उनका कहना है कि इन विस्थापितों को युद्ध करना होगा, इस्लाम की लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन ये देश जो उसको भड़का रहे हैं वो खुद सामने नहीं आते हैं अमेरिका के। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ, और संजीव श्रीवास्तव जी, सामरिक मामलों के जानकार। संजीव जी, पहला सवाल आप ही से, आखिर क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पे रोक नहीं लगा पाती है? उसके बावजूद जब शरणार्थी समस्या पैदा होती है तो विस्थापितों के नाम पे इजरायल पर ही दबाव बनाती है, लेकिन उसका दबाव अमेरिका के ट्रंप पर नहीं चलता है। देखिए, अमेरिका के आने वाले जो नए राष्ट्रपति हैं जिनका ये दूसरा कार्यकाल होगा, उनकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो बहुत ही क्लियर है, कंसिस्टेंट है और सख्त है। और हमने ये देखा था प्रसून जी की अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्लामिक स्टेट के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां की थी। रक्का और मोसुल में जो अबू बकर अल बगदादी ने अपनी फिजिकल टेरिटरी जो बना रखी थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया था। और अबू बकर अल बगदादी को सीरिया की एक टनल में
अमेरिका स्पेशल फोर्सेस ने मार गिराया था। और अब वो जब नया प्रशासन शुरू करने जा रहे हैं तो ये जो एग्जिस्टिंग जो आतंकवादी तंजीमें हैं उनके लिए एक सीधी चेतावनी है कि बेहतर है कि अपने कदमों से वो बाज आए और जो भी उन्होंने स्थितियां कर रखी हैं, हॉस्टेज सिचुएशन या कोई अन्य अगर साजिशें वो रच रहे हैं उसको करने से वो बाज आए। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो बाज आए और जाहिर है कि अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं संजीव किया। श्रीवास्तव जी, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वह कूटनीतिक समीकरणों को और जटिल बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल सही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादियों के समक्ष, आतंकवादियों के विरुद्ध इसी तरीके की भाषा ही काम करती है और ये आतंकी शक्ति की भाषा ही समझते हैं और शक्ति की भाषा से ही इन्हें डील किया जाना चाहिए। भारत भी उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है और जाहिर है कि इन आतंकवादियों के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं हो सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलता है और उसी तरीके की नीति इजराइल भी अपनाता है। उसी तरीके की नीति आज का ये जो नया भारत अपना रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना नया कार्यकाल 20 जनवरी से शुरू करेंगे तो आप निसंदेह देखेंगे कि चाहे वो मिडिल ईस्ट रीजन के विषय हों, चाहे वो बांग्लादेश के विषय हों, चाहे वो अन्य कहीं भी, जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में जो जाहिर है कि जो आतंकी तंजीमें वहाँ पर साजिशें रच रही हैं, सभी के ऊपर भारी दबाव होगा। हिजबुल्लाह, हूती, हमास और जाहिर है कि उनका जो बैकर ईरान और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं वो भी भारी दबाव में होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है प्रसून जी कि ये जो भाषा है डोनाल्ड ट्रंप की आतंकवाद के संदर्भ में बिल्कुल उचित है और इसी तरीके की भाषा के साथ आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ डील किया जाना चाहिए। ट्रंप की अगर भाषा की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोली कि हमास अगर नहीं सुधरा और उसने बंधकों की रिहाई नहीं की तो उसका खामियाजा पूरा मिडिल ईस्ट भोगेगा, यानी मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं वो भोगेंगे। क्या इसका मतलब यही निकाला जाए? देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लोग तो नहीं भोगेंगे, लेकिन अगर कोई खामियाजा भुगतेगा तो ये आतंकी संगठन भुगतेंगे और इन आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने वाले जो भी स्टेट एक्टर्स हैं, जाहिर है कि उसमें सीधा सीधा ईरान दिखाई देता है जो कि इनको लगातार प्रेशर और सपोर्ट देता है, स्पॉन्सर करता है, वो इसका खामियाजा भुगत सकता है। और इस तरीके के स्टेट सपोर्ट देने वाले जो भी अन्य तंजीमें हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये जो स्टेट एक्टर्स हैं और जो भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स, वो इसका खामियाजा भुगत सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से आतंकवाद विरोधी जो विश्व में अभियान चल रहा है उसको एक नई ताकत मिली है और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है आतंकवाद के संदर्भ में, वो मेरा ख्याल है कि उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आप देखेंगे। अभी आप देखिए तो हिजबुल्लाह अब वो सीज फायर की बातें करने लगा है, सीज फायर हो भी गया है। लेकिन गाजा के कार्यवाहक प्रमुख खलील अल हया ने कहा है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती है तब तक बंधकों की रिहाई भी नहीं होगी। इसके क्या मायने निकाले जाए? अमेरिका दबाव नहीं बना पा रहा है, जो बिडेन की सरकार पूरी तरीके से दबाव बना नहीं पा रही है, या अभी भी कोई एक ऐसा दायरा छूट रहा है जिसके जरिए अमेरिका दोबारा कट्टरपंथी मुस्लिमों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान जरूर ये दबाव नहीं बनाया जा सका था और यद्यपि कि अगर इजराइल की जहां तक इजराइल की सुरक्षा की बात है, इजराइल की उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में सपोर्ट देने की बात है, तो चाहे वो बाइडेन प्रशासन हो, चाहे वो आने वाला ट्रंप प्रशासन हो, अमेरिका का कोई भी प्रशासन इजराइल को अपने राष्ट्रीय जो उनका जो भी विदेशों में कमिटमेंट होता है उसमें टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। इजराइल की रक्षा करना अमेरिका के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। बाइडेन प्रशासन ने भी अपना उसमें पूरा योगदान किया है, लेकिन जाहिर है कि बाइडेन प्रशासन की जो नीतियां हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके बहुत ही सख्त तरीके से ट्रंप प्रशासन कार्य करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू, जाहिर है कि बाइडेन ट्रंप प्रशासन के आ जाने से वो बेहद खुश हैं, बेहद आत्मविश्वास से लबरेज हैं और उनको निसंदेह एक अमेरिका की तरफ से आने वाले समय में और भी बड़ी मदद मिलने जा रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू का जो इन हमास के आतंकियों के ऊपर जो अभियान है, जो दबाव का अभियान है, वो जाहिर है कि और अधिक बढ़ जाएगा। जैसा कि ट्वीट आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है कि हॉस्टेजेस को हमारी शपथ ग्रहण से पहले ही आप रिलीज कर दो, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे।
जाहिर है कि ये जो अप्रोच है वो आतंकवादी संगठनों को भारी दबाव में रखेगा और ये जो हॉस्टेजेस हैं उनको हमास को रिलीज करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। चलिए ठीक है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपके जरिए समझना चाहते हैं कि अमेरिका किस तरह का दबाव बनाएगा फिलिस्तीन के ऊपर या हमास के ऊपर, जिससे वह कैदियों की रिहाई आसान कर सके। डॉक्टर साहब, ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी की जो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग आई है कि आप 20 जनवरी तक जो है जितने भी कैदी हैं उनको आप रिहा कर दीजिए, अदरवाइज जो है आपके अगेंस्ट जो है सख्त कार्रवाई, कहने का अभिप्राय है कि ऐतिहासिक कार्रवाई करेंगे। ये स्टेटमेंट देने के पीछे कुछ मुख्य कारण है। यूएसए जो है इजराइल के साथ उनकी बहुत मजबूत संबंध हैं और ये अपने संबंधों को और प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी ये सॉलिडेरिटी शो की है। दूसरा कारण है कि मानवाधिकार, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जितने भी ये बंदी बनाए गए हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और अमेरिका जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बहुत सीरियसली लेता है। इसलिए भी उन्होंने ये इस प्रकार की स्टेटमेंट और थ्रेटनिंग स्टेटमेंट दी है। तीसरा कारण ये है कि क्षेत्रीय स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट के अंदर, अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा आगे हैं। आज की तारीख के अंदर रशिया की इन्वॉल्वमेंट है सीरिया के अंदर, और अभी एक खबर निकल कर आ रही है इजराइल की तरफ से कि लेबनान के अंदर जो है रशियन वेपन मिले हैं। ईरान का जग जाहिर है कि वो सीरिया के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है और बाकी जो उसकी प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। चाइना भी मेजर प्लेयर बन गया। दिनेश शर्मा जी, सवाल यही है कि अमेरिका सीधी कार्रवाई करेगा या बाकी देशों को साथ लेकर उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा? सीधा सवाल। जी डॉक्टर साहब, चौथा कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। ट्रंप प्रशासन जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इस चेतावनी से ट्रंप प्रशासन हमास को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो ये देखिए, हमास का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वह केवल ईरान और सीरिया तक समझाता है। लेबनान से निकलेगा सीरिया और ईरान तक, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये तो साफ है कि जो बाइडेन नहीं कर पा रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि फिर मिडिल ईस्ट कांप जाएगा। इसके मायने क्या निकाले जाए कि केवल यही दोस्त इसके खामियाजा उठाएंगे कि और भी कोई देश उठाएगा? दिनेश शर्मा, देखिए जी, इसके फिलहाल तो जो है ये इंडिकेशन है, एक लेबनान के लिए है, हमास के लिए है, और तीसरा ये पूरा इंडिकेशन जो है एक प्रकार की इनडायरेक्ट वार्निंग है ईरान को भी, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो तो ईरान है, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो है जो इंडिकेशन पूरे मिडिल ईस्ट को नहीं किसी प्रकार का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, पर ये 3-4 जो कंट्रीज हैं या प्रॉक्सीज हैं उन लोगों को ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर 20 जनवरी तक हमास ने जो उनके बंदी को रिलीज नहीं किया। जी डॉक्टर साहब। दिनेश शर्मा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मिडिल ईस्ट में दो तरह की भावनाएं चल रही हैं। एक तो जो कट्टर इस्लामिकवादी ताकतें हैं जो शुद्ध इस्लाम की पहचान पे अपने आप को आगे बढ़ाती हैं, और उनको साथ देता है सऊदी अरब जैसे देश भी जो फंडिंग करते हैं, लेकिन अपने देश में वह फूक फूक के कदम रखते हैं। उनको मालूम है ज़्यादा अतिवाद होगा तो हमारी भी सरकार डामाडोल हो जाएगी। तो फंडिंग के भरोसे सारी अतिवादी ताकतों को या तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सब जगहों छोटे देशों में भेजते हैं जहां की आर्थिक व्यवस्था नहीं ठीक है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में अमेरिका भी सीधे सऊदी अरब के अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन ऐसे देशों पे कार्रवाई करता है जो उसके चंगुल से बचे हुए हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया। इसे किस रणनीति के तहत माना जाए कि अमेरिका ले रहा है? जी
डॉक्टर साहब, अमेरिका की जो पॉलिसी हमेशा रही है, जो देश उनके हित में काम करते हैं वो उनको हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे वो देश जो है किसी प्रकार की भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में या टेररिस्ट फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। अमेरिका जो है वो दरकिनार कर देता उस प्रकार की उन लोगों को, उन कंट्रीज की एक्टिविटीज को। लेकिन जहां जिन देशों के साथ उसका अपना हित जो है, इंटरेस्ट जो है खतरे में पड़ता है, उनकी वो छोटी छोटी सी चीजों को निकाल के और उनके ऊपर जो है हमला करता है और उस देश की सत्ता को भी बदलने की कोशिश करता है। इसका जीता जागता उदाहरण है इराक के अंदर। इराक का जो सद्दाम हुसैन था वो उनकी बातों को मान नहीं रहा था, तो वो तो जग जाहिर है कि पहले एक दैत्य पैदा किया जाता है, फिर बाद में अमेरिका ही उस दैत्य को पैदा करने के बाद उसको मारता भी है। संजू श्रीवास्तव जी, इस तरह की रणनीति कितनी कामयाब है अमेरिका के लिए? देखिए, अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो शिया सुन्नी का जो मतभेद है, जो एक तनाव, एक डिफरेंस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बना रहता है, उसका बहुत ही बेहतर तरीके से अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है। डिवाइड एंड रूल के तहत अमेरिका ने अपनी पूरी हेजेमोनी को बना करके रखा हुआ है। इस प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल के हितों की भी रक्षा की है और इजराइल के विरुद्ध ये जो राष्ट्र है शिया सुन्नी कहीं एक साथ लामबंद ना हो जाएं, उसको भी इंश्योर करने के लिए अमेरिका ने शिया सुन्नी डिवाइड को इस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया है और उसको बेहतर तरीके से, अगर कूटनीतिक लैंग्वेज में तो उसका बेहतर तरीके से उसने इस्तेमाल करते हुए अपने डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं प्रसून जी अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान समय में इजराइल जो कि आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को उसके ऊपर जो आतंकियों ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, उसके बाद से जो इजराइल का जो विजय अभियान चल रहा है, जाहिर है कि उसमें जो ईरान और ईरान के द्वारा जो सपोर्टेड ये जो आतंकी तंजीमें हैं, हमास, हिजबुल्ला, हुती, वो काफी आइसोलेटेड नजर आती है। ये जो ईरान की जो कोशिश रही कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक तरफ ले लें और इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दें, ये हो नहीं पाया, क्योंकि उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि ये जो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, मिडिल ईस्ट के जो अन्य राष्ट्र हों, विशेष रूप से जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये हमास ने और ईरान ने जो एक लार्जली बैक्ड हमास के माध्यम से जो हमला था वो क्यों करवाया था। उसका कारण ये था क्योंकि सुन्नी बहुल अरब राष्ट्रों के साथ इजराइल की बातचीत चल रही थी, जो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद शुरू हुई थी, और बहरीन ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। सऊदी अरेबिया भी अब रिकॉग्नाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहा था और जाहिर है कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया और उसको लार्जली जो है ईरान ने बैक किया था। और ईरान भी इस बात से दबाव में था कि कहीं सुन्नी बहुल राष्ट्र अगर इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध बना लेते हैं तो ईरान जो कि एक शिया बहुल है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, वो आइसोलेट ना हो जाए। तो पूरी प्रक्रिया को तोड़ने की ये साजिश थी और ये साजिश क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की, जो कि एक आतंकी सोच है। ये आतंकवादी पूरे विश्व में सभ्यताओं के बीच में टकराव को पैदा करना चाहते हैं। आतंकवाद की जो है जमीन को ये इसी तरीके के हमले इत्यादि करके घृणा, हिंसा, नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, उसमें अपने आतंक की फसल उगाना चाहते हैं। तो ये जो आज जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, अरब राष्ट्र, वो इस बात को समझते हैं कि ये हमला क्यों हुआ, किया गया था। बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये दोगलापन, ये दो अर्थी मानसिकता कहाँ ले जाएगी इन राष्ट्रों को? जी देखिए प्रसून जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो आतंकी तंजीमें हैं, हमास, हिजबुल्ला, हुती, उसको यदि कोई सपोर्ट करता है तो ईरान सपोर्ट करता है। ईरान के माध्यम से ये सपोर्ट उन्हें किया जाता है। अभी सऊदी अरेबिया, यूएई, अन्य जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, वो हमास और हिजबुल्ला और हुती जैसे राष्ट्रों को स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। ये जो राष्ट्र हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इस तरीके के जो भी राष्ट्र हैं, वो अपने अपने विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे वो यूएई के प्रिंस हों,
चाहे वो अन्य जो सुन्नी बहुल राष्ट्रों के प्रिंस हो, सभी अपने अपने विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। वो इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा करके एक बेहतर वातावरण मिडिल ईस्ट में बना करके वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके के ऊपर हमास ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया। ईरान ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई सपोर्ट कर रहा है इन आतंकवादी तंजीमों को, तो ये ईरान जैसा राष्ट्र कर रहा है। और यदि आपने हमारे पड़ोसी की बात करें तो ये पाकिस्तान जैसा राष्ट्र है, जो कि स्वयं तो पूरी तरीके से रसातल में जा ही रहा है। वो पूरे अन्य अपने पड़ोसियों को भी उसी तरीके से ले जा रहा है। लेकिन दिनेश शर्मा जी, कर्नल दिनेश शर्मा जी, आखिर क्या कारण है कि जिस तरीके से लेबनान को दबाया जा रहा है, सीरिया को दबाया जा रहा है, तुर्की के मामले में अमेरिका का हाथ कांप जाता है, जबकि तुर्की खुद अब इन कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्कों का नेता बनना चाहता है। और अगर तुर्की की राजनीति की बात की जाए और इस बंधक वाले प्रकरण को समझा जाए, तो मुझे लगता है तुर्की भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, उन आतंकवादियों को भी, उन आतंकवादी कार्रवाइयों को भी सपोर्ट करता है जो इजरायल के खिलाफ जारी हैं। अमेरिका कैसे इससे समन्वय बैठा रहा है, दिनेश शर्मा जी? डॉक्टर साहब, टर्की जो है वो खुलेआम जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है, और उसने जो है अपने पूरे डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो इजराइल के साथ खत्म कर लिए हैं। टर्की की इन्वॉल्वमेंट, जो लेटेस्ट इन्वॉल्वमेंट आ रही है, वो सीरिया के अंदर आ रही है। सीरिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर ये लोग हमला कर रहे हैं और उनको भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। दूसरा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आज की तारीख के अंदर 3 कंटेंडर हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं: ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की। आपने पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ महीनों में देखा था कि टर्की जो है ये नाटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये बड़े वोकल हैं कि हमें एक मुस्लिम नाटो बनानी चाहिए, जो कि 22 देशों की नाटो, मुस्लिम नाटो बनाना चाहते हैं। तो तुर्की जो है इस समय वो क्या कहते हैं, टेररिस्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। इवन उनका हिजबुल्ला और हमास के भी उनके ऑफिसेज जो हैं वो तुर्की के अंदर हैं। इन बातों की खबरें निकल के आ रही हैं। अमेरिका के साथ जो तुर्की है वो अपनी आंखें समय समय पर उसको दिखाता रहता है, और ये अपने संबंध, तुर्की जो है, एर्दोगन जो है, वो अपने संबंध रशिया के साथ भी बढ़ा रहा है। तो इस वजह से अमेरिका के लिए एक प्रकार का ये भी आईसोर है। अब देखते हैं कि जनवरी के बाद जो है अमेरिका को एक बात से और धक्का लगा है कि उसकी तमाम खुफिया एजेंसियां अभी भी नाकाम रही हैं जो बंधक बनाए गए हैं। माना जाता है कि अभी भी बंधक फिलिस्तीन के ही इलाके में है, गाजा पट्टी वाले इलाके में है, लेकिन तमाम खुफिया एजेंसियां उन बंधकों को खोजने में नाकाम रही हैं। इसे आप अमेरिका के साथ इजराइल के लिए भी एक बड़ा धक्का मानते ही होंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो वर्ल्ड की सबसे 2 एजेंसीज हैं, मोसाद और CIA, अगर वो इन लोगों को ढूंढने में नाकाम हैं तो इसका साफ मतलब ये निकलता है कि इन्होंने बंधकों को गाजा पट्टी के इलाके से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इनके पास एक पूरा जाल बिछा हुआ है, टनल सिस्टम बना हुआ है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस टनल सिस्टम ने क्या अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे दी है? क्या यह साबित कर दिया है कि आपके पास चाहे कितनी भी खुफिया एजेंसियां हों, अगर हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है वह सिस्टम पुख्ता है, जब तक हम नहीं चाहेंगे आपको बंधकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी? अमेरिका की साख के लिए कितना बड़ा धब्बा है? नहीं, देखिए, मैं इसको एक धब्बा तो नहीं कहूंगा, ये चैलेंज है और एक चुनौती है। ये जो टनल्स को बनाने का जो कार्य है, ये हमास के द्वारा जो है 2007 से किया जा रहा था। एक लंबा समय हमास ने इस तैयारी में लगाया, और जाहिर है कि 2023 में आकर के उसने इन टनल्स का जो इस्तेमाल अपने आतंकवादी जो कार्रवाइयों के लिए किया, इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, बंधकों को इन टनल्स में छुपा करके रखा हुआ है। और ये टनल्स का जो एक जाल है, एक जंजाल जो टनल का जो पूरा खड़ा कर रखा है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसके जो लिंक्स हैं वो सी लिंक्स भी हो सकते हैं। इसमें जाहिर है कि अनेक ऐसी चैलेंजिंग स्थितियां उन्होंने खड़ी कर रखी हैं कि जिसको कि ढूंढ
पाना किसी भी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसमें संजू समय जी, अवश्य लगेगा। आखिरी में 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि ट्रंप की इस बयानबाजी का कितना असर होगा हमास पे और देखिए, उसके समर्थक देशों पे? देखिए ये सिर्फ मेरा मानना है और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहने जा रहा है। इसका जो एक्शन के रूप में ये परिणित होगा और अगर आप पिछले ट्रंप प्रशासन पर विश्वास करते हुए अगर आप एनालिसिस करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से अबू बकर अल बगदादी को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया था और उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन कायला दिया था और ये कायला जो नाम है वो एक ऐसी महिला का था जो कि पूरे क्षेत्र में एक एड वर्कर के रूप में थी और एक बहुत ही महान महिला थी वो, जिसको कि अबू बकर अल बगदादी ने किडनैप किया था और उनकी हत्या कर दी थी, उनके साथ हर तरीके का दुराचार किया था। जाहिर है कि ट्रंप तो प्रशासन इससे साफ है कि अगर अब ट्रंप की धमकी को या ट्रंप के इस सुझाव को आतंकवादियों ने गंभीरता से नहीं लिया तो हो सकता है बगदादी वाला हाल उनका भी हो। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।